नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी और परिणाम सामने आएंगे। ईवीएम में बंद उम्मीदवारों की किस्मत खुल जाएगी। इस बीच एनडीटीवी की टीम चला रही है पब्लिक एजेंडा और जान रही है कि आखिर नई सरकार और नए चुने हुए विधायक से क्या जनता की डिमांड है और उन्हें क्या क्या क्षेत्र के लिए करना चाहिए। एनडीटीवी का यही पब्लिक एजेंडा लाए हैं झाबुआ से और वहां जाकर हमने जानी है लोगों की राय। जनता जनादेश दे चुकी है और 3 दिसंबर को तय हो जाएगा इस मध्य प्रदेश का सिरमौर कौन रहने वाला है। ऐसे में पब्लिक का एजेंडा क्या है, पब्लिक इस नई सरकार से क्या चाहती है, जानने के लिए हम पहुंचे हैं ऐसी गृहिणियों के बीच जो न केवल अपने परिवार का ध्यान रखती है बल्कि समाज का ख्याल भी रखती है। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वे इस नई सरकार से चाहते क्या हैं। आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए जब नई सरकार रिफॉर्म होगी तो उनकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? एग्जैक्टली मैं अपने शहर से ही स्टार्ट करना चाहूंगी। अभी आप शायद सिद्धेश्वर से आए होंगे तो आपको वहां से यहाँ आने में कितना वक्त लगा है। हाँ एग्जैक्टली मैं यही बताना चाहती हूँ कि कितना अतिक्रमण है शहर में। जिस जगह हम अभी यहाँ पर आप इंटरव्यू ले रहे हैं वो अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ से कमर्शियल एरिया है, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर पिछले 4-5 सालों से सब्जी मार्केट इस तरह से बढ़ रहा है। और ना सिर्फ यहाँ, जो पूरा मेन मार्केट है, आप अगर झाबुआ की स्थिति देखेंगे तो रुनवाल बाजार ले ले, मेन मार्केट ले ले, आगे वाली सभी गलियां, हर जगह सब्जी और फ्रूट्स की दुकानों ने इस तरह अतिक्रमण कर रखा है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो गलत है, बट आई थिंक कि नगर पालिका को एक प्रॉपर स्पेस उनको प्रोवाइड करना चाहिए ताकि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अच्छी रहे। यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था इतनी खराब है, हम रोज के एक्सीडेंट सुनते हैं बच्चों के, या हम लोगों का चलना भी मुश्किल हो जाता है। जो 2 मिनट्स का रास्ता है वो हमको 5-7 मिनट्स भी लगते हैं। ट्रैफिक इतना खराब हो गया। तो गवर्नमेंट जो यहाँ की फिलहाल जो भी आएगी, सबसे पहले तो झाबुआ और आसपास की जगहों का उनको ट्रैफिक दुरुस्त करना चाहिए। जो अतिक्रमण है उसको हटा के उन्हें भी प्रॉपर स्पेस दें, क्योंकि वो भी अपनी आजीविका चलाते हैं, तो उन्हें स्पेस जरूर दें, लेकिन शहर का जो ट्रैफिक है, जो शहर की व्यवस्था है, उसको सुंदर बनाएं। यहाँ पहले सामने मुझे ध्यान एक गार्डन हुआ करता था, वो गार्डन तो पता नहीं हम लोगों को तो देखा नहीं, लेकिन हम सुनते हैं। तो वो इस तरह से चीजों को डेवलप करे कि शहर का सौंदर्यीकरण भी करे। तालाब का सौंदर्यीकरण किया गया था, लेकिन फिर आप उसकी हालत बहुत है। तो अगर हम कुछ करते हैं तो उसको फिर उसकी देखरेख भी उस तरह से की जाए। इसके अलावा हमारी सरकार का ध्यान जनरली क्या होता है, अर्बन डेवलपमेंट पे ज्यादा है। जो गांवों की स्थितियां हैं हम देखते हैं, डेवलपमेंट नहीं है, लाइट्स वहां नहीं पहुंच पा रही है, रोड की व्यवस्था अभी भी वहां नहीं है। एजुकेशन के नाम पे स्कूल्स है, टीचर्स नहीं है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली सोशल वर्क करते हैं तो हम गांवों में जाते हैं, हम स्कूल्स में जाते हैं तो हम देखते हैं कि टीचर्स ही नहीं है। अगर टीचर्स होते हैं तो बोलते हैं कि बच्चों को घर जा जाके लाना पड़ता है। तो एजुकेशन कैसे वो सुधार सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, क्योंकि हम सब लेडीज हैं, हम गांव जाते हैं या इनफैक्ट हम झाबुआ के ऐसे अंदर वाले इलाकों में लाइक मोजीपाड़ा और ऐसे जाते हैं, तो वहां टॉयलेट्स की सुविधाएं नहीं है, पुरुषों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। और स्पेशल महिलाओं और बच्चों के लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है कि उनको बाहर खुले में शौच करना पड़ता है। तो पेपर्स में शायद बहुत टॉयलेट्स बने हुए हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में नहीं है। झाबुआ में जितना पैसा आ रहा है उतना, मतलब शायद सबसे ज्यादा आता झाबुआ में है, आदिवासी इलाका है, लेकिन खर्च कहाँ होता है, शायद पेपरों में ही हो जाता है। तो जो भी सरकार आए, हमारी बहुत दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कुछ काम कीजिए ऐसा कि झाबुआ जिला है तो वो जिले जैसा लगे। बिल्कुल, देखिए कहते हैं ना कि अतिक्रमण विकास को अवरुद्ध कर देता है और सबसे बड़ी मांग है कि शहर में अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए, इसके अलावा और क्या मुद्दे होना चाहिए? मैं आने वाली भारत सरकार से अपील करना चाहती हूँ पूरे देश के जैन समाज की तरफ से कि जैन समाज के तीर्थ और जैन साधुओं की सुरक्षा के लिए वो कोई ठोस कदम उठाए। हमारा जैसे तीर्थ स्थान है पवित्र समय शिखर जी, जिसमें से मतलब ऐसा हुआ था कि झारखंड की सरकार पर्यटन स्थल घोषित करना चाहती थी उसको, तो क्या वह सही था? उसके मुद्दे के खिलाफ सुखदेव सागर जी महाराज साहब जी ने अनशन भी किया था, जिसमें उनका देवलोक गमन हो गया। दूसरी तरफ देखें तो हम गिरनार जी का जो तीर्थ है वहाँ पर
पूजा के निमित्त एक महाराज साहब जी आए थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, उनके पेट पे 5 चाकू से वार किया गया। तो ये क्या सब सही था? तो मेरा भारत सरकार से, आने वाली सरकार से ये निवेदन है कि वह जैन साधुओं और जैन तीर्थ के लिए कुछ करे। हम जैन उनके हर कदम पे उनके साथ खड़े रहे हैं, तो वह हमारे लिए भी कुछ करे। देखिए, पर्यटन स्थल से विकास होता है, पर्यटन स्थल को बढ़ावा दिया जाए तो विकास भी होता है, रोजगार भी मिलता है, लेकिन आस्था की शर्त पर अगर वो विकास हो तो लोगों को वो नहीं चाहिए। क्या लगता है आपको, और इसके अलावा क्या होना चाहिए, क्योंकि सोशल वर्क करते हैं आप लोग? वुमेन एम्पावरमेंट सबसे ज्यादा यहाँ पर रूरल एरिया में महिलाओं के लिए इतना काम, इतना व्यवसाय नहीं है कि वो अपनी आजीविका निरंतर चला सके। मतलब अगर कोई गरीब है, अगर उसके यहाँ किसी की डेथ हो जाती है, कोई मेल मेंबर की डेथ हो जाती है, तो उसका तो सोर्स रुक जाता है ना, सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पर है ही नहीं। अब उसको आगे अपने पूरा जीवन आजीविका चलाने के लिए बहुत मेहनत, बहुत मुश्किल से वो कुछ कर पाती है। तो मेरी सरकार से यही विनती है कि आप महिलाओं के लिए जितना बन सके, बूढ़ी वृद्ध महिलाओं के लिए, मतलब यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं, तो मैं यही अपील करना चाहूंगी कि आप महिलाओं के हित के लिए, कि वो रात में भी कुछ काम कर सके, दिन में भी उनको मिल सके। यहाँ सुरक्षा भी नहीं है इतनी, मतलब यहाँ पे रात में निकलना लेडीज के लिए अभी भी खतरे से खाली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं यही चाहूंगी कि आप महिलाओं के हित के लिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि वो किसी और पे निर्भर नहीं हो सके और वो अपना खुद का कर सके। महिला बढ़ेगी तो समाज गढ़ेगी, लेकिन उसके लिए उसका आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। आप चूंकि प्रेसिडेंट भी हैं, आपको क्या लगता है कि कितना काम हुआ है और आगे क्या होना चाहिए? मेरा आने वाली सरकार से यही निवेदन है कि झाबुआ शहर के विकास के लिए जो झाबुआ शहर है वहाँ पर एक पर्यटन स्थल का निर्माण किया जाए, जिससे कि उन्हें रोजगार का अवसर मिले, हमारी संस्कृति प्रदर्शित की जाए। जैसे हमारा आदिवासी एरिया है, वहाँ का आउटफिट डिफरेंट है, प्लस फूड डिफरेंट है, दाल पानी लाइक, तो वो चीज़ें अगर होगी और उसमें भी रोजगार के अवसर महिलाओं को आगे किया जाए, जिससे हमारे झाबुआ का तो विकास होगा ही और रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। तो बस यही चाहती हूँ मैं झाबुआ सरकार से। आदिवासी संस्कृति को लेकर के बात होती है और आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन वे प्रयास नाकाफी हैं। महिलाओं का मानना है कि इन प्रयासों में तेजी आए तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? मेरी आने वाली सरकार से एक ही रिक्वेस्ट है, अपना अपील है कि वो नशा मुक्ति पर अभियान जितने गवर्नमेंट ने अब तक चलाए हैं, मैं वो लेकर आई हूँ कि नशा मुक्ति अभियान प्रकल्प सब हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको इसको बैंड करना चाहिए। मैं झाबुआ से ही शुरू करना चाहती हूँ कि आदिवासी एरिया में हम रहते हैं, लेकिन जहाँ भी नशा इस तरह का, चाहे वो बच्चों में हो, बड़ों में हो, महिलाओं में हो, पुरुष में हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत वृहद पैमाने पर असर है। मैं चाहती हूँ कि आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं, तो हम या तो उसको बैन करें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम मैगी बंद करते हैं, बैन करते हैं, तो उसे कोई नहीं खाएगा, लेकिन अगर हम सिर्फ बंद करेंगे और प्रकल्प चलाएंगे, अभियान चलाएंगे, कहीं ना कहीं वो खुलेगी, बिकेगी और बच्चे या बड़े सब आकर्षित होते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका विकल्प चुनना चाहिए कि हम इन पेय पदार्थों का या अल्कोहल का, ड्रग्स का हम क्या विकल्प लाएं कि आने वाली जनरेशन उन अच्छी हेल्दी चीजों पर अपना अट्रैक्शन बढ़ाए। तो प्रकल्प हमारे हाथ में है, तो इस विषय पर गंभीर एक ठोस कदम लेना चाहिए और हम सब जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारी के साथ इसका प्रकल्प अभियान चलाने में आगे। लेकिन अब मेरा मानना है कि अब वो एक सोच के साथ, ठोस कदम बढ़ाने के साथ इसको बैंड करना चाहिए। जैसे हर कहीं छोटी मोटी स्टेट में या बड़ी स्टेट के लेवल पर बंद हुआ है, तो वहाँ एक प्रोटेक्शन लेवल अलग ही दिखता है। तो बस वही शुरुआत करवाना चाहती हूँ मैं अपनी गवर्नमेंट से। नशा नाश का कारण कहा जाता है और ये नशा दूर रहे ताकि युवा आगे बढ़ सके, इस तरीके की सोच और इस तरीके की मांग भी है। एक महिला सदस्य और हैं हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आगे सरकार को काम करना चाहिए, क्या ऐसी योजना हो? वैसे तो सरकार ने बहुत कुछ किया है, बट मैं चाहती हूँ कि अगर जो भी सरकार आए तो उनसे ये निवेदन करना चाहूँगी वो हेल्थ और एजुकेशन के लिए थोड़ा सा आगे बढ़े। यूं तो यहाँ पर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स भी अच्छे, बट कोई भी इंजरी होती है या बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट वगैरह होता है तो हम झाबुआ से दूसरी जगह पर रेफर करते हैं। बट हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी ऐसी फैसिलिटीज़ रहे, डॉक्टर रहे कि हम लोग उस चीज़, अगर कुछ गंभीर समस्या हो या कोई गंभीर बीमारी हो या फिर एक्सीडेंट हुआ हो, तो हम कहाँ दूसरी जगह ना जाकर हमारा ट्रीटमेंट या इलाज है हम यहाँ पर ही कर सकें।
ऐसा है यहाँ पर मशीनें भी बहुत है, सब है, बट उसका मेंटेनेंस नहीं होता है। आज हमको सीटी स्कैन करवाना है या कहाँ पर भी करवाना है तो हमको दूसरी जगह ही जाना पड़ता है। झावा में एक्चुअल में अगर हमको चाहिए तो वो ट्रीटमेंट हमको नहीं मिल पा रहा है। और ऐसा है, एजुकेशन के लिए भी मैं बोलना चाहूँगी, हम दूसरे स्टेट्स में देखते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट कैसा कर रही है, गवर्नमेंट स्कूल को भी इतना बढ़ावा दे रही है कि वो प्राइवेट स्कूल को छोड़ के गवर्नमेंट स्कूल पे रुक कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल के लिए इतना कुछ करें कि आज प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल बराबरी पर आए और कैसे भी करके किसी भी शिक्षा, मतलब कोई भी हो, गरीब हो, निर्धन परिवार हो, सामान्य हो, कोई भी नागरिक हो, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले और हमारे देश को आगे बढ़ाए। मेरी ये सरकार से यही अपील है। एजुकेशन जो है थोड़ी सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि आजकल इतना महंगा, लाइक 1-1 1.5 लाख रुपए साल हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है। इनफैक्ट मतलब बढ़ाए जा रहे हैं। आप शहरों में देखेंगे तो ये 2.5-3 लाख भी है। हम जिस जगह वहां पर ही 60-70 हजार हमको पे करना होता है, उसके बाद भी जो मतलब एजुकेशन चाहिए वो नहीं है। तो ये तो एक तरह से आप भी जानते हैं कि आजकल बिजनेस बन गया है एजुकेशन। जो पहले हम एक्चुअली शिक्षा का मंदिर जहां हम और आप पढ़े शायद, वो माहौल अब है नहीं, तो उसके लिए भी कुछ हो। बिल्कुल, शिक्षा पर काम हो, स्वास्थ्य पर काम हो और अतिक्रमण मुक्त रहे शहर, ताकि विकास हो सके। इस तरीके की उम्मीदें इन महिलाओं को हैं सरकार से। वे कोशिश कर रही हैं कि इन पर काम हो और पब्लिक के एजेंडे में इसको शामिल किया जाए। लोकतंत्र की मजबूती में निर्वाचन महत्वपूर्ण होता है और निर्वाचन पूर्ण हो चुका है और 3 दिसंबर को तय होगा कि आखिर इस प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन करने वाला है। सीनियर सिटीजन इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पब्लिक का एजेंडा क्या है। आपको क्या लगता है, सरकार जो भी बने अब 3 दिसंबर के बाद में तय होगा, ऐसे वो कौन से मुद्दे हैं, कौन सी बात है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए? सर्वप्रथम तो ये है कि आरक्षण के विषय पे ध्यान देना चाहिए। हो क्या रहा है, वर्तमान जो आरक्षण व्यवस्था है ये अब लगभग पूर्ण होगी। जब ये लागू की गई थी तो 10 वर्ष के लिए लागू गई। आज इसको इतना समय हो गया और लगभग जो हमारा समाज के लोग हैं वो लगभग आरक्षण से पूर्ति कर चुके हैं। अब ये होना चाहिए, आरक्षण व्यवस्था तो हो पर वो आर्थिक आधार पे हो, ताकि समाज के वो वर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको इसका लाभ मिल सके। जो समाज में से अनेक, हर धर्म में, हर जाति में लोग हैं जिनको आज भी आरक्षण की आवश्यकता है। एक तो ये मुद्दा होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि जो जनसंख्या नियंत्रण एक कानून तैयार किया जाना चाहिए। वर्तमान में जनसंख्या एक विस्फोट की तरह हो रही है और कुछ वर्ग समाज के ऐसे हैं, धर्म हैं, जिनकी जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ रही है। इसी स्थिति में इसको लागू किया जाना बहुत जरूरी है ताकि इस पर नियंत्रण हो सके। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश में एक जैसी शिक्षा होना चाहिए, एक जैसा सिलेबस होना चाहिए ताकि सबकी पढ़ाई समान हो और इसी तरह उनको एक समान नौकरी मिल सके, उनका वेतन एक समान हो सके, ताकि जो आर्थिक आधार पे वो सब मजबूत हो सके। ऐसा मेरा मानना है। देखिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए ताकि जो जरूरतमंद हो उसको मौका मिल सके। सर, आपको क्या लगता है किस तरीके की स्थिति अब होनी चाहिए? आने वाली सरकार के लिए क्या काम होना चाहिए? मैं चूंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मेरी सोच है कि शिक्षा ही उन्नति और प्रगति और समृद्धि की बुनियाद होती है। भारत में आज से 3 वर्ष पहले नई शिक्षा नीति बनी और क्रियान्वित हुई। मध्य प्रदेश ने भी इसे क्रियान्वित किया, पर इस नई शिक्षा नीति की सफलता तब जाकर पूरी होती है कि जब विद्यार्थियों को मनचाहे विषय मिले, शिक्षक मिले, पुस्तकें मिले और अन्य सुविधाएं मिले। स्थिति बड़ी विकट है। नई शिक्षा नीति का जैसे तैसे एक कैरिकुलम, पाठ्यक्रम तो बना, पर पाठ्यक्रम में एकरूपता नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब हम विद्यार्थियों से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि महाविद्यालयों में जब हम प्रवेश करते हैं, खास करके साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के कॉलेजेस में, तो वहाँ पर शिक्षक समय पे नहीं मिलते, अन्य कामों के लिए गए हैं या कुछ पढ़ाना नहीं चाहते, उन्हें बुक्स प्राप्त नहीं होती, उन्हें यहाँ तक कि अपने शिक्षकों के नाम भी पता नहीं होते। और जब वे चर्चा करते हैं विद्यार्थी, तो उन्हें कहा जाता है कि 2 यूनिट पूरी हुई, 4 यूनिट पूरी हुई। जब कक्षाएं ही नहीं लगी हैं तो यूनिट कैसे पूरी हो जाती हैं?
तो ऐसी स्थिति में अगर हम शिक्षकों से बात करें तो वो ये कहते हैं कि विद्यार्थी उपस्थित नहीं होते, उनकी पढ़ाई में कोई रुचि नहीं। 5,000 7,000 विद्यार्थी एक महाविद्यालय में हैं, पर जब भी कहीं कोई कार्यक्रम होता है तो ऐसा लगता है कि 100-200 से ज्यादा उपस्थित नहीं। तो आखिर उनकी अटेंडेंस कैसे ली जाती है? ये एक विचारणीय प्रश्न है कि इतनी महत्वाकांक्षी योजना जो सर्वगुण संपन्न है, जिसके बारे में कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को विषय बदलने की आजादी होगी, पूरे देश में वो कहीं भी जाकर पढ़ सकेगा, उन्हें शिक्षण व्यवस्था के अंदर अब तक की सर्वश्रेष्ठ गुरुकुल की पद्धति और आधुनिक शिक्षा पद्धति का समन्वय वाली शिक्षा प्राप्त होगी, पर वो जमीनी स्तर पर देखते हैं तो दिखाई नहीं देती। शासन से हमारी अपेक्षा है, खास करके नई सरकार से, कि ऐसे समय में जो उच्च शिक्षा संस्थान है वहां पर जाकर देखे, निरंतर बिना सूचना के इंस्पेक्शन किया जाए कि कहाँ क्लासेस लग रही है, अटेंडेंस ली जाती कि नहीं ली जाती, समय पर उनकी जो आंतरिक परीक्षाएं वो ली जाती है अथवा नहीं। ये सारी बातें देखी जानी चाहिए। अन्यथा इतनी बड़ी जो शिक्षा नीति है, जिसकी सफलता के दावे हम करते हुए ये कहते हैं कि भारत का जितने विद्यार्थी होंगे वे अच्छी नौकरियां प्राप्त कर सकेंगे, वे अच्छे व्यवसायी होंगे, अच्छे व्यापारी होंगे, पर वो चूंकि दिखाई नहीं देता, इसलिए क्रियान्वयन उसका महत्वपूर्ण अंश है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अन्यथा हर 15 किलोमीटर पर जो महाविद्यालय खुले हैं वो केवल भवन है, कुछ फर्नीचर है, कुछ पुस्तकें हैं, पुस्तकें धूल खा रहे हैं, फर्नीचर पर कोई बैठता नहीं, उस पर भी धूल है। तो ये स्थितियां पूरी तरह से असंतोषजनक है और अब चाहिए शासन और प्रशासन को कि उसका क्रियान्वयन सही ढंग से किया जाए, अन्यथा ये कहा जाएगा कि ऊंची दुकान है और फीका पकवान है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा ही विकास की नींव है और उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को क्रियान्वित करने में सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लगता है, किस तरीके की स्थिति और नई सरकार से क्या अपेक्षा है आपकी? मैं एक पेंशनर कर्मचारी हूं। मैं आगामी सरकार से ये चाहूँगा कि पेंशनरों का पूरा ध्यान रखा जाए। जितने भी कर्मचारी अब रिटायर्ड होने वाले हैं, अभी वर्तमान में जो मांग चल रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। नेताओं को 3-3 4-4 पेंशन दी जा रही है। कुछ तो जो अधिकारी रहे हैं वो अपनी पेंशन ले रहे हैं, विधायक की पेंशन ले रहे हैं, सांसद की पेंशन ले रहे हैं, जबकि सरकारी कर्मचारी कम से कम 40 से 35 साल तक की उम्र अपने सर्विस करता है और उसको शासन पेंशन योजना के माध्यम से बंद कर रही है। तो मेरी आगामी सरकार से ये अपेक्षा है कि वे पेंशनरों का विशेष ध्यान रखें, उनको समय समय पर, और उनको जो 75 साल की सेवा तक, 75 साल की उम्र तक उन्हें हर तरह का बीमा वगैरह का लाभ दिया जाए। ये मेरे आगामी सरकार से अपेक्षा है। देखिए, एक व्यक्ति एक पेंशन कुछ राज्यों ने किया भी है और अब ये मानते हैं कि सीनियर सिटीजन्स इस बात की मांग कर रहे हैं कि पेंशन्स पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। पेंशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, काफी समय से आपने संघर्ष भी किया। आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए सरकार, आप क्या करे ऐसा? मुझे ये कहना है कि जब राज्य पुनर्गठन हुआ और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग अलग हुए, तो जो सारे कर्मचारी थे वो पुराने मध्य प्रदेश के थे, तो इनको पेंशन कौन देगा? तो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर यह तय किया गया कि मध्य प्रदेश उनको 74% देगा और छत्तीसगढ़ उनको 26% देगा। और यह भी कहा गया कि जब पेंशन बढ़ाई जाएगी तो एक राज्य दूसरे राज्य से अनुमति लेगा और जब उसकी अनुमति नहीं होगी तो पेंशन नहीं बढ़ेगी। अब हो यह रहा है कि जब कर्मचारियों की पेंशन, कर्मचारियों का वेतन बढ़ता है, डीए बढ़ता है, और पेंशन लोग भी जब अपना डीए बढ़ाने की मांग करते हैं तो उनका डीए नहीं बढ़ता है। बहुत मांग करने पर जब सरकार राजी भी होती है तो ये कहा जाता है कि हमने छत्तीसगढ़ को प्रस्ताव भेजा है, और छत्तीसगढ़ वाले कहते हैं कि हमने मध्य प्रदेश को प्रस्ताव भेजा है, वो सहमति देंगे तब बढ़ेगी। और ये जो धारा 49(6) लगाई गई है राज्य पुनर्गठन में, ये इस धारा को अलग हटाया जाना चाहिए, क्योंकि अब ये दोनों राज्यों का पुनर्गठन हुए बहुत लंबा समय भी व्यतीत हो चुका है। मतलब सरकार से ये है कि इस पर कोई पॉलिसी बने। हाँ, इस पर पॉलिसी बनकर ये धारा को हटाया जाए।
जिससे कि दोनों राज्य अपने पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए इंडिपेंडेंट रहे। बिल्कुल सही बात है। देखिए, पेंशनर्स को लेकर के आंदोलन भी हुए, संघर्ष भी हुआ और कई मांगों को लेकर के लंबे आंदोलन चले हैं। एक महिला पेंशनर्स भी हमारे साथ सीनियर सिटीजन मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं आपको क्या लगता है नारी सशक्तिकरण को लेकर के? आप काफी समय से काम भी किया है, स्कूल्स में रही हैं, आपको क्या लगता है किस तरीके से सरकार को अब काम करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, महिलाएं टोटल जनसंख्या का 50% कवर करती हैं। आबादी जो है, आधी आबादी वो कवर करती हैं। और अगर ये आधी आबादी सशक्त नहीं है तो देश को कैसे सशक्त करेंगे आप? तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो नई सरकार गठित हो रही है उससे हमारी अपेक्षा ये है कि जो महिलाएं हैं, बच्चियां जो हैं, सबसे पहले बचपन से ही उनके अंदर आत्मनिर्भर होने के गुण डाले जाएं। ये चीज कैसे आएगा कि उनके अंदर शिक्षा जो दी जा रही है, एक तो शिक्षा जो है वो हर बच्चे का मौलिक अधिकार है। ग्राउंड लेवल पर मैं टीचर होने के नाते बता रही हूँ, बहुत से बच्चे स्कूल आते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो आज भी स्कूल में नहीं आते हैं। मैंने देखा है ऐसे बच्चों को। तो इन बच्चों को भी स्कूल में लाना सुनिश्चित किया जाए, बच्चों को शिक्षा दी जाए, शिक्षा के साथ ही उनके अंदर कौशल विकास को प्रेरित किया जाए ताकि वो आगे चल करके क्या कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। दूसरी बात यह है कि महिलाएं जो हैं वो स्वस्थ होनी चाहिए, और स्वास्थ्य जो है उनका वो तो ठीक है, लेकिन मेन जो चीज है ये है कि बाल विवाह को रोका जाना चाहिए। बाल विवाह जो है इसके लिए कानून बना है, उम्र भी निर्धारित की गई है, लेकिन देखा जाए ग्राउंड लेवल पर तो बहुत बड़ा तबका है जहां आज भी बाल विवाह होता है, जिसका नतीजा ये होता है कि महिलाएं फिजिकली फिट नहीं होती हैं और उन्हें जब वो ससुराल जाती हैं बहुत सी बीमारियां उनको घेरती हैं और वो कमजोर हो जाती हैं। तो सरकार से मेरी ये भी अपेक्षा रहेगी कि वो महिलाओं के इस दशा पर भी ध्यान दे। तीसरी जो मेरी अपेक्षा ये है कि जो आजकल ये हो रहा है कि ये फंड आ रहा है महिलाओं के लिए, दूसरा फंड ये आ रहा है महिलाओं के लिए, तो इससे महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं होंगी, बल्कि होगा ये कि वो तो आश्रय बैठी रहेंगी कि ठीक है आएगा हमारे पास, हमारा खर्च चलेगा। होना ये चाहिए कि उनके लिए रोजगार के अवसर बनाए जाए, अगर उद्यमिता के अवसर बनाए जाए, छोटे छोटे लघु उद्योग चलाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए ताकि वो अपने घर के आर्थिक स्थिति को भी संभाल सके और आत्मनिर्भर भी बन सके। आत्मनिर्भर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट पॉइंट में ये चाहूंगी कि गवर्नमेंट को जो भी महिलाएं उद्योग धंधे में हैं, रोजगार में हैं, उनको ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन किस तरह वो अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट को बेचें, पूरे दुनिया से संपर्क करके कैसे वो बिजनेस कर सकें, इसकी ट्रेनिंग भी देना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन ने हर व्यक्ति के हाथ में एंड्रॉयड थमा दिया है। तो बस इतनी सी हमारी मांग है। देखिए, नारी बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, समाज गढ़ेगी, लेकिन वो तब होगा जब वो आत्मनिर्भर और शिक्षित होगी। इसी तरीके की कुछ अपेक्षाएं इन पेंशनर्स और इन वरिष्ठ जनों की सरकार से है। ये पब्लिक का एजेंडा आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।